सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष में स्वागत है आपका। वक्त हो गया है सुपर प्राइम टाइम का। सुपर प्राइम टाइम यानी अगले 1 घंटे तक लगातार देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। तो आइए करते हैं शुरुआत। मजबूर और जरूरतमंद लड़कों की तलाश करना, गरीब लड़कों को पैसे का लालच देना और फिर उन्हें आतंक की आग में झोंक देना। पाकिस्तान आतंकियों का प्रोडक्शन कैसे करता है, कैसे मासूम और भोले भाले लड़कों को खुखार आतंकी बना देता है। आईएसआई और पाकिस्तान की सेना कैसे आतंकवादी संगठनों की आड़ लेकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश तैयार करती है। इन तमाम सवालों का जवाब आज आपको मिलने वाला है। उरी में एलओसी के करीब से पकड़े गए आतंकी अली बाबर पात्रा ने पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी है। पाकिस्तान का कोई लड़का कैसे आतंकी बन जाता है, कैसे उसे ट्रेनिंग मिलती है, कैसे वो हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होता है और बारूद के साथ कैसे उसके दिमाग में जहर भरा जाता है, ये आज खुद आप पाकिस्तान के आतंकी बाबर से सुनेंगे। आज आतंकी बाबर बोलेगा, पाकिस्तान के राज खोलेगा। आईएसआई का आतंकी बनाने का जाल, आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर का हाल। मोहरे की तरह आतंकी संगठन आईएसआई करती है लड़कों का सिलेक्शन। 20,000 देकर मरने कश्मीर भेजा, आईएसआई का पाकिस्तानी लड़कों से धोखा। हर शब्द हैरान करता है, हर लाइन पाकिस्तान के पाप से एक नया पर्दा उठाती है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पाकिस्तान के एक बस्ती से कश्मीर के उरी सेक्टर तक के सफर की कहानी सुनकर आपके मन में यही सवाल आएगा कि आखिर एक देश, उसकी सरकार, उसकी सेना अपने ही मुल्क के नागरिक से इतना बड़ा फरेब कैसे कर सकती है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला बाबर अब 18 साल का है। हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक बालिग, लेकिन पढ़ने लिखने और नए सपने बुनने की उम्र में यह आतंकवादी बन चुका है। आईएसआई का ऐसा मोहरा है जिसे गोलियों से छल्ली होने के लिए कश्मीर भेजा गया था। आतंक की पूरी तालीम लेने के बाद भी अली बाबर ने इंडियन आर्मी की गोली से जान गंवाने की मूर्खता नहीं की और सरेंडर कर दिया। बाबर ने पढ़ने की जगह नौकरी तलाशी और पाकिस्तान के सियालकोट इलाके में पहुंच गया। ग्यारह साल की उम्र में बाबर की सबसे बड़ी जरूरत अपने और परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी थी।
उसे माँ और बहन के लिए पैसे भेजने थे। अब आपको बाबर की आगे की कहानी समझ आएगी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और उसके शागिर्द तमाम आतंकी संगठन कैसे मासूम और भोले भाले लड़ाकों को आतंकी बनाते हैं। उसने मुझे 20,000 रुपये दिए, 20,000 रुपये मैंने घर भेज दिया। उसके बाद मुझे उसने हवाले किया। अरे सही मुझे अपना केस आदमी का केस मास्टर किया था, गाड़ी की के पास है। ट्रेनिंग दी, पाकिस्तान आर्मी से 2,500 था, अमान था। उसमें ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के नाम में कि हमको जो फायर करें फायर और किसी दूसरे का फायर नहीं फायर। पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन हैं और ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि आतंकी संगठन ही हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचते हैं। लेकिन बाबर के कबूलनामे से साफ हो गया कि पूरा पाकिस्तान ही आतंकियों को पालने और तैयार करने वाला देश है। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ही असली मास्टरमाइंड है और ये सब सरकार की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। फोटो लश्कर आपका माँ उसको मुझे सेलेक्ट किया। मेरा नाम मेरे पास फारूक था। मैं करता था एक पहले काम कर रहा था। वो था एक क्रॉप लड़का था, इस्लामाबाद में और एक वाला था। टेरर प्रोडक्शन का पूरा रूट आपको समझ आ गया होगा। आईएसआई के एजेंट ने बाबर को पैसे का लालच दिया। आईएसआई ने बाबर को पाकिस्तान आर्मी को सौंपा। पाकिस्तान आर्मी ने बाबर को टेरर की ट्रेनिंग दी। आर्मी ने ही बाबर को लश्कर के कमांडर के पास भेजा। तो हमने तो प्यार किया, और पाकिस्तान के लोग शेर बाबर के कबूलनामे से यह साफ है कि पाकिस्तान भले ही सीजफायर का पालन कर रहा है, लेकिन इस खामोशी के बीच भी पाकिस्तान की सेना पूरी तरह एक्टिव है और कश्मीर को दहलाने का प्लान लगातार तैयार किया जा रहा है। हमने सामान या राशन दिया, खाने पीने का, 8 महीने का सामान था। तो हमें उन्होंने अपना गाइड था, बताओ था, वो सामना और उन्होंने हमें खाना दे दिया था 8 तारीख को। 8 तारीख को शाम को हमें 5 करवाई। पहले गाइडेंस नहीं थी, तो उन्हें सामान उसने 5 पास की वाले तक गाइड करें थे। उसके बाद मुझे भेजा। एलओसी से लेकर बॉर्डर तक को भारतीय सेना बहुत पहले ही सील कर चुकी है। आतंकवादियों के लिए घुसपैठ का कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन फिर पाकिस्तान की आर्मी ने 8 आतंकवादियों को भेजा। इससे जाहिर होता है कि आतंक के इस खेल में जिंदगी की परवाह कोई नहीं करता। सिर्फ 20,000 रुपए देकर बाबर को मौत के मुंह में धकेल दिया गया। और पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी हमारी पार्टी का हिंदुस्तानी आर्मी का फायर बोला तो फायर हुआ तो मैं डर गया। मैंने सामने खाई तो मैं बैठ गया। यही फर्क है इंडियन आर्मी और पाकिस्तान की कायर सेना में। बाबर को हमारी सेना ने ना तो नमाज पढ़ने से रोका और ना ही कभी यातना दी। आतंकवादी बाबर को इस बात का इल्म हो चुका है कि कैसे उसके मुल्क की आर्मी ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे मरने के लिए भेज दिया। बाबर इंडियन आर्मी और कश्मीर का हाल देखकर हैरान है। उसे महसूस हो चुका है कि उसके दिमाग में पाकिस्तान की सेना और लश्कर तैयबा ने झूठा जहर भरा था। सरेंडर करने के बाद आर्मी कैंप तक आने के दौरान आतंकी बाबर ने कश्मीर की सड़कों को देखा, लोगों को देखा
तो वो हैरान रह गया। उसके जहन में कश्मीर की जो तस्वीर बिठाई गई थी वो गलत साबित हुई। तो फायर होने के बाद हम जब वापस निकले देखा तो हिंदुस्तान आर्मी ने बाबे को घेरा और सील कर लिया था। सील करने के बाद उन्होंने ऐलान किया, जो खड़ा था उन्होंने ऐलान किया, फिल्म करा के आपको हमारे बारे में हमको कुछ नहीं में एक भी मेरे साथ अनस भाई था, वो पुराना बंदा था, उसने फायर कर दिया। बाबर को एहसास हो चुका है कि एलओसी के इस पार जिंदगी बेहतर है। इंडियन आर्मी पाकिस्तान की आर्मी से लाख गुना बेहतर है। बाबर मानता है कि पीओके में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, लेकिन यहाँ की आर्मी हर कश्मीरी के साथ सलीके और प्यार से पेश आती है। आतंकी बाबर ने कबूल किया उसे हथियार की ट्रेनिंग देने के साथ ही कश्मीर में जुल्म की कहानियां सुनाई गई थीं। उसे भारतीय सेना के खिलाफ भड़काया गया था। पिता की मौत के बाद बाबर के लिए जिंदगी में सबसे अहम उसका परिवार था। उसे मां की फिक्र थी। अब बाबर फिर अपनी मां के पास जाना चाहता है, लेकिन शायद ही मुमकिन हो सके, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और खुफिया एजेंसी ने बाबर को उस गुनाह के दलदल में फंसा दिया है जिसकी सजा बहुत कड़ी है। बाबर को अब अपने अपराध की सजा भुगतनी होगी, जेल में रहना होगा। पाकिस्तान को लेकर अमेरिका से आई एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान 12 आतंकी संगठनों को सींच रहा है। सीआरटी यानी कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस के मुताबिक इन विदेशी आतंकवादी संगठनों में भारत पर हमले के इरादे रखने वाले लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे 5 आतंकी संगठन भी शामिल हैं। जिन आतंकी संगठनों का जिक्र अमेरिकी कांग्रेस की हालिया रिपोर्ट में किया गया है, उनमें टॉप पर है 1980 के दशक में बना लश्कर-ए-तैयबा। दूसरा टेरर ग्रुप है हरकतुल जिहाद इस्लामी HUJI, साल 1980 में वजूद में आया था। ये ग्रुप तालिबान के लड़ाकों को ट्रेन करता है। तीसरा ग्रुप है हिजबुल मुजाहिदीन, जो 1989 में पाकिस्तान में ही बना। चौथा है हक्कानी नेटवर्क, जबकि पांचवा है जैश अल अदल। पाकिस्तान में एक्टिव 12 टेरर ग्रुप्स में अल-कायदा इन द इंडिया और इस्लामिक स्टेट खुरासान तक शामिल है। पाकिस्तान का पाप अब पूरी दुनिया जान चुकी है। फिलहाल सबसे ज्यादा खतरा भारत को है, इसलिए आतंक से निपटने की तैयारी भी मुकम्मल है। जमीन से लेकर नाले, झील और नदी में भी पहरा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तस्वीरों में आप देखिए, जज्बा जवानों का देखिए, देश के प्रति किस तरीके से है। हमारी सीमाओं की सुरक्षा जो है वो पानी के जरिए भी की जाती है, यानी कि एक एक इंच की, हमारी एक एक इंच की जो सुरक्षा है, हमारी ज़मीन की जो सुरक्षा है, BSF और भारतीय सेना किस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कर रही है। इसी मकसद के साथ हम यहाँ पर पहुँचे थे और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जवानों का जज्बा हाई है और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार भी है। चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहता है और आतंकवादियों के छिपने की हर मुमकिन जगह तक हमारे जवान पहुंचते रहते हैं। इस समय मैं मौजूद हूं BSF की सर्च पार्टी के साथ और तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि एरिया सैनिटाइजेशन का काम किस तरीके से BSF के जवान कर रहे हैं। लगातार कायर पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ जो है वो करवाई जा सके। अक्सर ये भी देखा जाता है कि जंगल के इलाके में आतंकी जो है वो घात लगाकर बैठे होते हैं ताकि किस एक मौका मिल सके वो इन्फिल्ट्रेट करे। लेकिन इन सब के बीच तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि BSF के जाबाज जो है वो सर्च ऑपरेशन किस तरीके से कर रहे हैं। ये तस्वीरों में देख सकते हैं, चप्पे चप्पे को यहाँ पर खंगाला जाता है।
सर्दी का मौसम करीब आते ही पाकिस्तान की सेना बेचैन है। बर्फबारी से पहले ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों की घुसपैठ की प्लानिंग है, लेकिन भारतीय सेना हर साजिश को नाकाम बनाने की तैयारी कर चुकी है। सेना को यह भी जानकारी मिली है कि अब कश्मीर में स्थानीय लड़कों से ग्रेनेड हमले करवाने की साजिश तैयार की गई है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान से बड़ी तादाद में ग्रेनेड भेजे जा रहे हैं। बाबर को भी सिर्फ हथियारों की डिलीवरी करनी थी। पूरी तफ्तीश बाकी है, लेकिन सेना को पूरी जानकारी मिल चुकी है। अंकित भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन बड़े बिजली संकट का सामना कर रहा है। आधे चीन की बत्ती गुल है। लोगों के घरों में बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है। जिन्हें बिजली दी जा रही है उन पर कड़ी शर्तें लगाई गई हैं। बिजली की किल्लत की वजह से 15 से ज्यादा चाइनीज कंपनियों का प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद है, जबकि 30 से ज्यादा ताइवान की कंपनियों का काम बंद है। टेस्ला और एप्पल की फैक्ट्रियों पर ताले लटक गए हैं। अंधेरे में गुप्त चीन की ये रियलिटी रिपोर्ट आप भी देखिए। अंधेरे में हाईवे है, अंधेरे में डूबा घर है, अंधेरे में शहर है। फैक्ट्री से लेकर मॉल और बाजार तक पावर के प्रचंड प्रहार का असर है। आधे चीन में अंधेरे का कुछ यूं कहर है। इंच इंच बत्ती गुल है। शी जिनपिंग की टेंशन फुल है। ब्लैकआउट के बाद घनघोर संकट से साक्षात्कार कर रहा ड्रैगन अंधेरे में बिजली के बिना तड़प रहा है। पावर स्ट्राइक के बाद ये स्याह सच उस चीन का है जो चमकता हुआ चांद इजाद करने का दावा कर रहा है। अंधेरे में लिपटे चीन की स्थिति कैसे चरमरा चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सरकार को आदेश जारी करना पड़ा है। ज्यादातर इलाकों में बिजली काट दी गई है। जहां अभी बिजली की सप्लाई चल रही है, वहां के लिए बीजिंग के बारूदी बादशाह के दरबार से सख्त शर्तें लागू की गई हैं। शर्त यह है कि घरों में पानी गर्म ना करें, ज्यादा पावर वाले गैजेट्स का इस्तेमाल ना करें, रूम हीटर के इस्तेमाल पर भी मनाही है। चीन के पूर्वोत्तर इलाकों में भयानक सर्दी पड़ रही है। इससे बचने के लिए लोगों को गीजर और रूम हीटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन बिजली की घनघोर कमी के बाद लोग परेशान हैं। चीन की सरकारी मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ घरों में बिजली आपूर्ति में कटौती की गई है, जिससे कुछ लोग लिफ्ट में फंस गए। इतना ही नहीं, बिजली की कमर्शियल सप्लाई भी बुरी तरह प्रभावित है। मॉल बंद कर दिए गए हैं, दुकानें भी बंद हैं, फैक्ट्रियों पर ताले लटक रहे हैं। एप्पल और टेस्ला का काम रोक दिया गया है। 15 चीनी कंपनियों का प्रोडक्शन बंद है। 30 से भी अधिक ताइवान की कंपनियों का काम बंद है। बिजली के लिए बीजिंग बिलबिला रहा है। लोग बुरी तरह से परेशान हैं। हालांकि बिजली का झटका लगने से चीन जिस तरह छटपटा रहा है, इसका असर दुनिया पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि कच्चे माल के लिए दुनिया के तमाम देश इस वक्त चीन पर निर्भर हैं। दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा, प्लास्टिक, कार, ऑटोमोबाइल्स और अन्य दूसरी फैक्ट्रियों के लिए जरूरी सामानों की आपूर्ति करने में चीन सबसे आगे है। खिलौने से लेकर कपड़े बनाने वाली कंपनियां तक चीन से कच्चा माल आयात करती हैं। त्योहारी सीजन में स्मार्टफोन, टीवी और दूसरे गैजेट्स खरीदने वालों पर भी असर पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि चीन को अचानक बिजली संकट से क्यों सामना करना पड़ रहा है। इसे समझने के लिए चीन में बिजली की सप्लाई और डिमांड को समझिए। जनवरी से जुलाई 2021 तक चीन में 4645 टेरावाट आवर का उत्पादन हुआ। इसमें हाइड्रो से 624.7 टेरावाट आवर उत्पादन हुआ, थर्मल से 3353.7 टेरावाट आवर उत्पादन हुआ और परमाणु से 233.3 टेरावाट आवर उत्पादन हुआ। आंकड़ों के अनुसार इस साल अगस्त में जितनी बिजली का उत्पादन हुआ था, वो पिछले साल की तुलना में करीब 10.1% ज्यादा थी। लेकिन चीन की बिजली का खर्चा कितना है, उसे जानिए जरा। इस साल जनवरी से लेकर जुलाई तक समूचे चीन में 4709.7 टेरावाट आवर की बिजली खर्च हुई, जिसमें कमर्शियल खर्च 4036.3 टेरावाट आवर था, जबकि लोगों के घरों में 673.3 टेरावाट आवर का खर्च हुआ। बताया जा रहा है कि कोरोना के बाद चीन में औद्योगिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं।
जिसके चलते बिजली की मांग में तगड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने पर अमूमन बिजली की मांग को कोयला जलाकर पूरा किया जाता है, लेकिन शी जिनपिंग की धोखा नीति की वजह से इसमें करारा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया से कोयले की सप्लाई घट गई है, इसका सीधा असर पड़ा है। अब जरा समझिए कि चीन में कोयले का उत्पादन कितना होता है और आयात निर्यात की क्या स्थिति है। चीन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक और इस्तेमाल करने वाला देश है। चीन ने 2020 में 3.84 बिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। 2015 के बाद से चीन में ये अब तक का सबसे ज्यादा उत्पादन है। चीन ने 2020 में 304 मिलियन टन कोयले का आयात किया, जो 2019 की तुलना में 4 मिलियन टन ज्यादा है। रिपोर्ट की माने तो चीन की स्थानीय कोयला खदानों में प्रोडक्शन कम कर दिया गया है। इतना ही नहीं, दुनिया भर में नेचुरल गैस की कमी से भी चीन में बिजली की दिक्कत बढ़ी है, क्योंकि अचानक बड़ी मांग को पूरा करने के जरिए जरूरी संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। जिनपिंग का टारगेट है कि वो 2030 तक चीन में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन देश में 35% तक घटा देंगे। लिहाजा चीन कोयले का कम इस्तेमाल कर रहा है। इसी का असर साफ साफ दिख रहा है। चीन में बिजली संकट इतना गहरा हो गया है कि इसका असर अगले साल तक रहने की संभावना है। जानकारों का कहना है कि ज्यादा पावर कट से आर्थिक बिजली घरों पर असर पड़ेगा, जिसके चलते आने वाले दिनों में आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। यानी चीन के लंबे वक्त तक अंधेरे में डूबे रहने की घोर आशंका है। क्या अमेरिका फिर से तालिबान पर अटैक करने वाला है? ये सवाल अचानक फिर से उठने लगे हैं, क्योंकि अमेरिकी अफसरों का दावा है कि तालिबान के चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अल-कायदा और तालिबान का फिर से गठजोड़ हो चुका है। अल-कायदा का लगातार विस्तार हो रहा है। अमेरिकी सैन्य ऑफिसर की इस रिपोर्ट के बीच अफगानिस्तान में फिर से ड्रोन देखे गए हैं। अमेरिकी ड्रोन दिखने के बाद तालिबान आग बबूला है। कुछ यूं ही अमेरिकी मार्का बारूदी परिंदे उड़ रहे हैं अफगानिस्तान में। फिर कुछ यूं ही ड्रोन के बारूद बरसाने की आशंका बढ़ गई है। कुछ ऐसे ही आतंकियों पर प्रचंड प्रहार का डर आकार ले रहा है। तालिबान की गीदड़ भभकियों को दरकिनार कर अमेरिकी ड्रोन अफगानी पहाड़ियों के बीच उड़ रही है। अमेरिका का ड्रोन स्ट्राइक टारगेट ISIS के। बारूदी परिंदा उड़ा, यूएस से तालिबान खफा। तालिबान अल-कायदा का गठजोड़ बाइडेन निकालेंगे तो। सवालों के बीच तालिबान पर फिर से अमेरिकी हमलों की आशंका बढ़ गई है। कैसे तालिबान और अल-कायदा को लेकर अमेरिका ने चेतावनी जारी की है, ये विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले जानिए कि अफगानिस्तान से वापसी के 1 महीने बाद फिर से अमेरिकी ड्रोन दिखी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेंटागन ने पिछले महीने कहा था कि वो इस्लामिक स्टेट, खुरासान और साउथ एशिया में सक्रिय दूसरे आतंकवादी समूहों के खिलाफ ड्रोन हमले करना जारी रखेगा। इस चेतावनी के बाद अब अमेरिकी ड्रोन पहाड़ियों के बीच दिखी, इसलिए अफगानिस्तान में फिर से अमेरिकी ड्रोन अटैक की बात कही जा रही है। अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिकी ड्रोन के उड़ने से तालिबान भड़क गया है। तालिबान ने अमेरिका से अफगान हवाई क्षेत्र में ड्रोन संचालन बंद करने के लिए कहा है। तालिबान ने लिखित बयान जारी करते हुए अमेरिका को धमकी भी दी है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन है। सभी देशों को आपसी जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए ताकि किसी भी नकारात्मक परिणाम से बचा जा सके। तालिबान के इस बयान के बीच अमेरिका में फिर से 9/11 जैसी घटनाओं की घंटी बजनी शुरू हो गई है।
दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से तालिबान और अलकायदा फिर से एकजुट हो रहे हैं, जिससे दुनिया पर आने वाले समय में खतरा बढ़ सकता है। तालिबान राज में अलकायदा के विस्तार के बीच अमेरिकी मीडिया ने भी खतरे को लेकर आगाह किया था। इस दावे के बाद अफगानिस्तान में सैन्य कमान संभालने वाले तमाम अमेरिकी अफसर यूएस सीनेट की आर्म्ड फोर्सेस कमेटी के सामने पेश हो रहे हैं। इसी पेशी के दौरान अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले ने कहा है कि तालिबान से ये उम्मीद करना बेमानी है कि वो अलकायदा के अपने रिश्ते कभी खत्म करेगा। दरअसल तालिबान ने अलकायदा से अपने रिश्ते कभी तोड़े ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि तालिबान ने दोहा समझौते का पालन नहीं किया है। बताते हैं कि अमेरिका के पास अलकायदा और तालिबान के बीच रिश्तों को लेकर पक्की खुफिया रिपोर्ट्स हैं। इनमें बताया गया है कि तालिबान की हुकूमत पर कब्जा करने के बाद अलकायदा ने तेजी से पैर पसारना शुरू किया है। तालिबान और अलकायदा के इसी गठजोड़ की तोड़ निकालने की तैयारी के बीच अफगानिस्तान की पहाड़ियों में अमेरिकी ड्रोन उड़ रहे हैं। फिर से अमेरिकी ड्रोन देखकर घबराया तालिबान गीदड़ भभकी दे रहा है। इतना ही नहीं, तब्दीली के वादों की बारूद से धज्जियां उड़ाकर अफगानिस्तान में शासन चलाने के लिए इतिहास के पन्ने पलट रहा है। तालिबान ने कहा है कि देश में अस्थायी रूप से 1964 वाला संविधान कुछ संशोधनों के साथ लागू किया जाएगा। इसके प्रमाण भी मिल रहे हैं। कट्टरवाद के इर्द गिर्द घूम रहे तालिबानी महिला जजों को खोज रहे हैं। हत्याओं और अन्य दूसरे अपराधों के लिए कैदियों की सजा सुनाने वाली महिला जजों की जान खतरे में आ गई है। अफगानिस्तान में जेल से छूटे कैदी उन महिला जजों को जान से मारने के लिए खोज रहे हैं जिन्होंने उन्हें सजा सुनाई थी। यूरो वीकली के मुताबिक अब तक 220 से अधिक अफगानिस्तान की महिला जज तालिबान के कब्जे के बाद सजा मिलने की डर की वजह से छिपी हुई हैं। जाहिर है तालिबान की सुई तमाम वादों को तोड़कर फिर से 360 डिग्री घूमकर आकर वहीं अटक गई है। वही कट्टरवाद, वही बेरहमी, वही भेदभाव, वही आतंकवाद। यही वजह है कि एक बार फिर से अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन के हमले की आशंका बढ़ गई। सितंबर को महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई थी और 19 सितंबर को मठ में हरिद्वार से बड़ी भारी रकम आई थी। जांच एजेंसियों को शक है कि इस रकम का कनेक्शन महंत की सुसाइड मिस्ट्री से भी हो सकता है। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर प्रयागराज से लेकर हरिद्वार तक पूरे मामले से जुड़ी हर ब्रेकिंग सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। पहली ब्रेकिंग यह है कि बलबीर गिरी को मठ की गद्दी मिल सकती है। दूसरी ब्रेकिंग यह है कि बलबीर गिरी के खिलाफ आनंद गिरी ने CBI को कुछ बड़ी बातें बताई हैं। लेकिन सबसे सनसनीखेज है तीसरी ब्रेकिंग जो जुड़ी है आनंद गिरी के लैपटॉप से। क्या है महंत की सुसाइड मिस्ट्री से जुड़ी वो तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, देखिए इस रिपोर्ट में। मठ की गद्दी पर महासंग्राम, 2 शिष्यों में कौन बलवान? आनंद गिरी का सनसनीखेज दावा, वो सच जो बलवीर ने कभी नहीं बताया। वो वीडियो जिससे अखाड़ा हिला, आनंद का लैपटॉप मिला, क्या दिखा? महंत नरेंद्र गिरी की सुसाइड मिस्ट्री को सुलझाने का जिम्मा CBI ने लिया है। लेकिन मठ, महंत और मनी का ये नेक्सस इतना पेचीदा है कि CBI के तेज तर्रार अफसर भी हैरान हैं। सबसे पहले आपको लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। CBI की पूछताछ में आनंद गिरी ने बलबीर गिरी पर ही संगीन सवाल उठा दिए हैं। बलबीर गिरी को मठ का अगला प्रमुख माना जा रहा है, लेकिन आनंद गिरी के मुताबिक बलबीर पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है।
सीबीआई से पूछताछ के दौरान आनंद गिरी ने बलबीर गिरी पर कई संगीन आरोप लगाए। आनंद गिरी ने बताया कि बलबीर गिरी के खिलाफ एमपी के पलहाड़िया थाने के अंदर 302 का मुकदमा दर्ज है और इस मामले में भी बलबीर गिरी की जो भूमिका है वो बेहद संदिग्ध है। आनंद गिरी और बलबीर गिरी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। मुमकिन है कि ये दो शिष्यों के बीच वर्चस्व की लड़ाई हो, लेकिन मठ के श्रद्धालु तो ये जानना चाहते हैं कि नरेंद्र गिरी के बाद मठ की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। बाघंबरी मठ के उत्तराधिकार को लेकर जो 3 वसीयत सामने आई थी, उसमें बलबीर गिरी को ही बतौर उत्तराधिकारी प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन इस वसीयत पर न तो मठ से जुड़े लोगों को पूरा यकीन है और न ही अखाड़ा परिषद को। सूत्रों के मुताबिक 5 अक्टूबर को बलबीर गिरी महंत की गद्दी पर बैठेंगे। वो बाघंबरी मठ में महंत की गद्दी संभालेंगे, लेकिन उनके तमाम फैसलों पर, उनके चाल चलन पर एडवाइजरी बोर्ड की पैनी निगाह रहेगी। हल्के से भटके तो महंत ही जाएगी। पूरे 43 साल बाद मठ के अंदर एडवाइजरी बोर्ड की वापसी हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि महंत की सुसाइड मिस्ट्री में आनंद गिरी एक संदिग्ध हैं, लेकिन आनंद के वकील का दावा है कि वो पोलोग्राफी टेस्ट के लिए भी तैयार हैं। सीबीआई आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई ने आनंद गिरी से यह भी पूछा कि लैपटॉप कहां है और वो वीडियो कहां है जिसके जरिए महंत को बदनामी का डर था। तो सुनिए आनंद ने क्या कहा। घंटों की पूछताछ के दौरान आनंद गिरी ने बलबीर गिरी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही आनंद गिरी ने यह भी बोला कि मंगलवार मेरे इष्ट देव का दिन है, लिहाजा आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा। चाहे तो मेरा हरिद्वार से लैपटॉप मंगवा लिया जाए, उसको चेक कर लिया जाए। इसके अलावा मैं पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी तैयार हूं। लेकिन सीबीआई को आनंद गिरी की किसी भी बात पर यकीन नहीं है। कैमरामैन निशांत के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज। और आइए वक्त हो गया, एक बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। आज अमित शाह और कैप्टन की मुलाकात पर रवींद्र ठुकराल ने ट्वीट किया है। गृह मंत्री से किसानों की समस्याओं पर बात हुई है, ये बताया गया है। लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन पर चर्चा हुई है। किसानों की समस्या तत्काल हल करने का आग्रह किया गया है। गृह मंत्री से एमएसपी की गारंटी को लेकर भी बातचीत हुई है। कृषि कानूनों पर ब्लूप्रिंट तैयार करने पर भी चर्चा हुई। अमरिंदर सिंह के मीडिया एडवाइजर हैं रवींद्र ठुकराल, और उन्होंने जो मुलाकात हुई है अमित शाह और अमरिंदर सिंह के बीच, उसके मुख्य बिंदु बताए हैं। और मुख्य बिंदु है किसान आंदोलन, कृषि कानून और किसान आंदोलन से जुड़े तमाम बिंदु जिनको लेकर चर्चा हुई है। किसानों की समस्याओं पर बात हुई है, बताया गया। यानी राजनीतिक इस तरह से नहीं था जिस तरह की चर्चा हो रही थी। ये बताने की कोशिश की जा रही है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किसानों की समस्याओं पर दरअसल बात करने के लिए गए थे। गृह मंत्री से एमएसपी की गारंटी को लेकर भी बातचीत हुई है। यानी वो तमाम मुद्दे जो कृषि आंदोलन के दौरान, कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, उससे जुड़े तमाम बिंदु जो हैं उन पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बात की। गृह मंत्री अमित शाह से ये जानकारी दी जा रही है। और आज शाम में ही ये मुलाकात हुई। हालांकि कल जब दिल्ली पहुंचे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ ये निजी दौरा है, वो अपने घर जाएंगे, उसे खाली करेंगे जो उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर मिला था, और उसके बाद वापस चले जाएंगे। लेकिन आज फिर शाम में उनकी मुलाकात हुई गृह मंत्री अमित शाह से। और अब बात बीजेपी की। बीते 6 महीने में बीजेपी ने 5 मुख्यमंत्री बदले, कहीं कोई सियासी बगावत नहीं हुई। कांग्रेस ने ऐसा प्रयोग पंजाब में किया और पार्टी दो फाड़ हो गई। चन्नी के सीएम बनने के बाद भी पंजाब का पॉलिटिकल ड्रामा खत्म नहीं हुआ है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री ने कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। सिब्बल ने कहा कि पार्टी में फैसले कौन ले रहा है ये पता ही नहीं चल पा रहा। तो क्या कपिल सिब्बल की नाराजगी की वजह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है, या फिर वो कैप्टन से दोस्ती का फर्ज अदा कर रहे हैं? देखिए ये रिपोर्ट। हमारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो सवाल उठता यह है कि क्यों जा रहे हैं। एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हजूर 23 नहीं, हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे। ये सच है कि तंज है, वफादारी है या बगावत? दिग्गज कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के इन शब्दों को कोई किसी भी नजरिए से देख सकता है, लेकिन उपसंहार यही है कि कांग्रेस की जड़ अब और कमजोर होती जा रही है। 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार में जो चेहरे ट्रबल शूटर माने जाते थे, अब वही कांग्रेस के लिए ट्रबल क्रिएटर बन गए हैं।
तथ्य और तर्क से हर सवाल को लाजवाब करने का हुनर रखने वाले सीनियर कांग्रेसी कपिल सिब्बल मीडिया के सामने आए और जो कहा वो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को बहुत असहज करने वाला था। In our party, at the moment, there is no president. So we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. और इस स्थिति में क्या हो रहा है, हमारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो सवाल उठता यह है कि क्यों जा रहे हैं लोग। लेकिन शायद हमें यह भी सोचना होगा, खुद से पूछना होगा, हो सकता है हमारी भी शायद कोई गलती रही हो। कपिल सिब्बल खुद को हार्डकोर कांग्रेसी बताते हुए कांग्रेस पर ही हमला कर रहे थे। सिब्बल के तेवर से साफ था कि उन्हें कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के फैसले पसंद नहीं आ रहे हैं। पार्टी के खिलाफ सिब्बल की नाराजगी की वजह का तात्कालिक कारण क्या है, ये सिब्बल ने खुद ही समझा दिया। हमारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। सुष्मिता जी चली गई, अभी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर गोवा के फिलेरो साहब वो छोड़ के चले गए और उनके साथ कई और लोग चले गए। जितिन प्रसाद जी को मंत्रालय मिल गया, सिंधिया जी पहले ही चले गए थे। सुधीरन केरला में जो फॉर्मर हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, लेजिस्लेटर भी रहे, वो चले गए, सुना स्पीकर भी रहे। तो सवाल उठता यह है कि क्यों जा रहे हैं लोग। सिंधिया और जितिन प्रसाद किसके करीबी थे ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन सिब्बल के इस बयान के तार कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी जुड़े हैं। पंजाब क्राइसिस को कांग्रेस ने जैसे हैंडल किया, जिस तरह कैप्टन के पर कतरे गए, शायद उससे सिब्बल खुश नहीं है। अगस्त 2020 में भी सिब्बल उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने CWC और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को चिट्ठी लिखकर पार्टी प्रेसिडेंट का चुनाव कराने की मांग की। सिब्बल की बातों से लगता है कि कांग्रेस के अंदर एक ऐसा गुट है जिसकी पहुंच टॉप लीडरशिप तक है और जिसका काम जी हुजूरी करना है। एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हजूर 23 नहीं है। ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे और जो अपनी मांगे हैं वो हम दोहराएंगे। दरअसल ये सच है कि पंजाब में बीते एक महीने में सियासत ने जो रंग दिखाया है उससे नुकसान कांग्रेस का ही हुआ है। एक्स सीएम कैप्टन का जाना, फिर सीएम चन्नी का आना और फिर सुपर सीएम सिद्धू का इस्तीफा, ये सब कुछ इतना नाटकीय था कि सिब्बल की तरह आम कांग्रेसी कार्यकर्ता भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। और इससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर ये कर कौन रहा है। लेकिन जिस शख्स की वजह से पंजाब कांग्रेस दोफाड़ हो गई, वो नवजोत सिंह सिद्धू वीडियो जारी करके खुद को पंजाब के लिए लड़ने वाला पॉलिटिकल फाइटर बता रहे हैं। मेरी लड़ाई मुद्दियां दी है, मसलियां दी है और पंजाब पक्षी एक एजेंडे दी है जिहदे ते मैं बहुत देर दा खड़ा रहा और इस एजेंडे दे नाल पंजाब दे पक्ष पूरन दे लई मैं हक सच दी लड़ाई लड़दा रहा। इहदे च कोई समझौता सी ही नहीं। दागी लीडरां ते दागी अफसरां दा सिस्टम तां भन्निया सी, दोबारा उन्हां नूं लिया के उही सिस्टम खड़ा नहीं किया जा सकता। मैं इसका विरोध करता। सिद्धू के इस बयान के बाद से ये तो लगने लगा है कि वो कांग्रेस भी छोड़ सकते हैं। उधर कैप्टन बनाम सिद्धू की लड़ाई में मलाई हासिल करने वाले सीएम चन्नी का कहना है कि वो बहुत जल्द सब ठीक कर देंगे। तो मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है, आप आओ बैठकर बात करो, जिस तरीके से आपको कोई सर्दियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप भी कर सकते। चन्नी कितना भी यकीन दिलाए, सच यही है कि पंजाब कांग्रेस में उठा बवंडर शांत होने की बजाय और बढ़ता जा रहा है। प्रियंका गांधी के सलाहकार ने तो सिद्धू को पार्टी से बाहर करने की मांग कर दी है। मुमकिन है कि सिद्धू पर कांग्रेस कोई बड़ा एक्शन ले ले। वैसे कांग्रेस के लिए बीजेपी से सीखने वाली एक चीज तो है। बीजेपी ने बीते महीने 5 सीएम बदल डाले, कहीं भी बगावत का सुर नहीं फूटा। बीजेपी में सिब्बल जैसा कोई नहीं है जिसे ये पता ना हो कि फैसला कौन लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में कपिल सिब्बल के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ है। सिब्बल के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कपिल सिब्बल के कांग्रेस पर दिए बयान का विरोध किया गया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कपिल सिब्बल के घर के बाहर की। कपिल सिब्बल ने आज ही मीडिया से बात की थी और ये बताया था, ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी के भीतर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जल्द होनी चाहिए। इस वक्त कोई अध्यक्ष नहीं है, फैसले कौन ले रहा है ये पता नहीं लगता और इसका विरोध अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। पूछना चाहते हैं कपिल सिब्बल से, आज तक चांदनी चौक से वो सांसद रहे हैं, वो अपने क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं दिए। कांग्रेस नेतृत्व में कपिल सिब्बल जी सवाल उठाते हैं, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उच्च पदों पर सिब्बल साहब हमेशा रहे। अब जब कांग्रेस का ऐसा समय है कि हमारे को संघर्ष करना है तो खुद अपने घर में बैठते हैं और राहुल जी और सोनिया जी के नेतृत्व में सवाल उठाते हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए उनको सड़कों पे उतरना होगा, पार्टी के साथ खड़े होकर विरोधियों से लड़ना होगा। एक कमरे में बैठकर वो इस तरह की टिप्पणी देंगे, वो बहुत गलत है। आप सड़कों पे तो उतरते नहीं, आप पार्टी के लिए आगे रहते नहीं, लेकिन टिप्पणी देने के लिए आप पीछे नहीं हटते। तो आप देख सकते हैं कि कपिल सिब्बल के घर के बाहर कार्यकर्ता हैं, वो लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो है कपिल सिब्बल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और कहा यह जा रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा कि राहुल गांधी जिंदाबाद के नारों के साथ साथ ये भी है कि कपिल सिब्बल को सड़कों पर उतरना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए। फिर देखिए पीछे थोड़ी देर पहले हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर वायर निकली है, वायर बांध दी गई है, अंदर पूरा का पूरा एरिया जो है बंद कर दिया है, बाहर निकलने दिया है। और यहाँ से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी जाने को तैयार नहीं है। ये सब चांदनी चौक के इलाके से आए हुए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ में सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारद्वाज, दिल्ली। तो कांग्रेस में घमासान मचा है, लेकिन अब बात मुंबई की करते हैं। मुंबई और महाराष्ट्र के कई जिले दहशत में हैं। वजह 2 दिनों से हो रही भारी बारिश है। चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि मौसम विभाग ने 48 घंटे तक और बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, नदियों में उफान है और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि 37 लोगों की जान जा चुकी है। कहा जा रहा है कि इस बारिश से फसल, मकान और करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान अभी तक हो चुका है। एनडीआरएफ की टीमें लोगों की जिंदगी बचाने में फिलहाल जुटी हुई हैं। जमीन पर सैलाब है, रास्ते बंद हैं और ऐसे में सिर्फ आसमान से ही रेस्क्यू का रास्ता बचा है। लेकिन अगर मौसम बिगड़ा तो हेलीकॉप्टर्स का भी उड़ना मुश्किल हो जाएगा। तस्वीरें जितनी डरावनी है, सैलाब से होने वाला नुकसान और मौसम विभाग की चेतावनी भी दहशत से भर देने वाली है। महाराष्ट्र में सैलाब का सितम, अब तक 37 जिंदगी खत्म। ढहने लगे मकान और दुकान, करीब 7,000 करोड़ का नुकसान। अड़तालीस घंटे महाराष्ट्र के लिए भारी, बारिश फिर मचा सकती है तबाही। महाराष्ट्र का हाल आप इन तस्वीरों में समझ सकते हैं। कहीं बांध से बेहिसाब पानी निकल रहा है, कहीं नदी की लहरें उफान मार रही हैं, कहीं सड़कें डूबी हैं, कहीं सड़क और पुल बह चुके हैं, कई इलाके पानी में समा चुके हैं। लोग जहां तहां हादसे का शिकार हो रहे हैं। बेहिसाब बारिश के बीच जल्दबाजी घातक साबित हो रही है। यवतमाल के उमरखेड़ इलाके में सड़क पानी में डूब चुकी थी, लेकिन राज्य परिवहन की बस के ड्राइवर ने दिलेरी दिखाने की कोशिश की। बस सैलाब के पानी को चीरकर आगे बढ़ी, लेकिन अचानक पानी में बह गई। बस में सवार 6 में से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग लापता हैं। औरंगाबाद के रिहायशी इलाकों में घुटने तक पानी भर चुका है। यहाँ बारिश की वजह से पेड़ गिरने से हादसा हुआ। किसी इंसान को चोट तो नहीं लगी, लेकिन एक दीवार गिरने की वजह से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। बीड जिले के केज, मजलगांव, केवराई, परली तालुका के करीब 25 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कई इलाकों में रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए हैं। मंजारा बांध के 18 और मजलगांव बांध के 11 गेट खोले जाने के बाद खेत खलियानों में पानी भर गया, जिससे खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। सड़कें टूटने से कुछ गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। नासिक में गोदावरी नदी अपनी सीमाएं तोड़ रही है। नदी किनारे के कई मंदिर डूबने लगे हैं। गंगापुर बांध से पानी छोड़ने की वजह से
गोदावरी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी के घाट अब दिखाई नहीं दे रहे। नासिक के रिहायशी इलाकों में भी सैलाब जैसे हालात हैं। महाराष्ट्र के लातूर जिले में पिछले 24 घंटे में 66 मिलीमीटर बारिश हुई है। यहाँ इतना पानी है कि रेस्क्यू में हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ रही है। यहाँ घनसर गांव के बैराज में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। सरसा गांव में भी बाढ़ में फंसे 47 लोगों को बचाया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटे महाराष्ट्र के मुंबई, कोंकण, रायगढ़ और मराठवाड़ा में तेज बारिश होने की संभावना जताई है। मुंबई में बुधवार को बारिश थम गई थी, लेकिन यहाँ भी लोगों को बारिश से कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये नाला सोपारा इलाके की तस्वीरें हैं। भारी बारिश के बाद यहाँ की सड़कों पर पानी जमा है। सड़कों पर जमे पानी की वजह से कई गाड़ियाँ खराब हो गई। कुछ इसी तरह से नंदुरबार, पालघर में भी भारी बारिश के बाद नदियाँ उफान पर हैं। 25 लाख हेक्टेयर जो फसल है उसका नुकसान हुआ है और बारिश का पानी अभी भी खेतों में लगा हुआ है। अभी उस पूरे पानी को निकलने में काफ़ी वक्त जाएगा, लेकिन फिलहाल जो बारिश की बात करें, जो 48 घंटे का अलर्ट है, फिलहाल मराठवाड़ा हो या मुंबई हो, बारिश रुकी हुई है। क्या मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान गुलाब कमजोर पड़ गया है, लेकिन इससे बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में बारिश के साथ ही तेज हवा बह सकती है। महाराष्ट्र में जिस तरह के हालात हैं, वैसे में अगर और बारिश हुई तो बड़ी बर्बादी तय समझिए। मुंबई से अखिलेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना ने लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली। जो इस वायरस से जान बचा सके वो अपने आप को खुशनसीब समझते हैं। लेकिन एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक कोरोना ने हर आदमी की उम्र को करीब 2 साल कम कर दिया है। यानी दुनिया में जो इंसान 80 साल जिंदा रहता, वो सिर्फ 78 साल ही जीवित रह सकेगा। क्या है ये रिपोर्ट, आइए आपको बताते हैं। जिस अदृश्य दुश्मन ने पूरी दुनिया को तबाह किया, जिस जानलेवा वायरस ने लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली, उसी वायरस को लेकर अब एक और खुलासा हुआ है। जिन लोगों ने वायरस से मुकाबला किया, जिन लोगों ने दवाइयों के सहारे इस वायरस को हरा दिया और जो लोग इस वायरस के संक्रमण से बच गए, उन्हें भी इस वायरस ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी में पता चला है कि इंसानों की औसत उम्र 2 साल कम हो गई है। पुरुषों की औसत उम्र को ज्यादा नुकसान हुआ है। वैज्ञानिक उम्र कम होने की वजह कोरोना को मान रहे हैं। स्टडी के दौरान पता चला है कि कोरोना काल से पहले लोगों की औसत उम्र को लेकर जो परिणाम आया था वो बदल चुका है। यानी जो लोग 90 साल जिंदा रहते या 80 साल जीवित रहते, उनकी मौत अब 2 साल पहले हो रही है। अमेरिका में औसत उम्र कम होने का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। आगे के रिसर्च के लिए सभी देशों से मृत्यु दर के आंकड़ों की मांग की गई है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी ऐसी ही कमी दर्ज हुई है। 29 देशों में से 22 में औसत उम्र कम हुई है। 2019 की तुलना में अब उम्र 6 महीने कम हो गई। यूरोप, अमेरिका, चिली में लोगों की उम्र कम हुई है। 29 देशों में से 27 में औसत उम्र में कमी दर्ज की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि औसत उम्र कैसे पता की जाती है। आपने कई बार ये सुना होगा कि गांव के लोग ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। वजह वहाँ के खाने पीने का तरीका और स्वच्छ हवा है। इसी तरह दुनिया के कई देशों के लोगों की औसत उम्र तय की जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति की फिर से जांच करने का फैसला किया है। इसके लिए 20 वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तिब्बत की तरफ से चाइनीज खतरे का अलार्म बजने लगा है। लासा से बीजिंग तक जाने वाले एक्सप्रेसवे को ट्रायल के लिए खोल दिया गया। चीन का दावा है कि ये सबसे ऊंचा एक्सप्रेसवे है। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के खुलने से लासा और नागपू के बीच की दूरी 6 घंटे से 3 घंटे हो जाएगी। ये खूबसूरत एक्सप्रेसवे बना है उस तिब्बत में जहां पर चीन का अवैध आधिपत्य है, जिसे बीजिंग ल्हासा एक्सप्रेसवे का नाम दिया है ड्रैगन ने, जिसको लेकर दावा है कि सबसे ऊंचा एक्सप्रेसवे है दुनिया का। ये एक्सप्रेसवे समुद्र तल से 4500 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है। इसकी अनुमानित लंबाई 3710 किलोमीटर है। ल्हासा से लेकर बीजिंग वाया हेबेई, भीतरी मंगोलिया, निंगजिया, गांसू और किंगई से गुजरने वाले इस लंबे और ऊंचे एक्सप्रेसवे का 295 किलोमीटर का हिस्सा बनकर तैयार है। 21 अगस्त से इस पर ट्रायल के लिए गाड़ियां दौड़ रही हैं। ल्हासा को उत्तरी तिब्बत से जोड़ने वाला पहला एक्सप्रेसवे है।
ये PLA के सेंट्रल थिएटर कमांड को वेस्टर्न थिएटर कमांड से भी जोड़ता है, जो भारतीय सीमा के काफी करीब स्थित है। लहासा नागकू खंड के पूरा होने पर लहासा और नागकू के बीच ड्राइविंग समय 6 घंटे से 3 घंटे हो जाएगा। जानकार बताते हैं कि इस एक्सप्रेसवे के जरिए चीन भारत को घेरने की कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि वो किसी भी आपात स्थिति में इस एक्सप्रेसवे से काफी आसानी से अपने सैनिकों को मदद भेज सकता है। चीन तिब्बत में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। तिब्बत में चीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है, उसमें ऐसे एयरपोर्ट्स का निर्माण शामिल है जो मिलिट्री इस्तेमाल के साथ साथ सिविल इस्तेमाल के भी लायक हो। इसके अलावा चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास तक बुलेट ट्रेन और सड़कों का विकास कर चुका है और भारत की सीमा के पास सैनिकों के लिए घर का निर्माण कर रहा है। चीन वहां पर हथियारों की तैनाती भी कर रहा है। चीन ने इसी साल जून में लहासा को नीमची से जोड़ने वाली एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन शुरू की थी, जो रणनीतिक रूप से अरुणाचल प्रदेश के करीब स्थित तिब्बती शहर है। खुफिया जानकारी मिल रही है कि भारत के उत्तराखंड के सेंट्रल सेक्टर के सामने चीन की सीमा के अंदर चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के कियोधुरा पास के सामने सर्विलांस कैमरे और दूसरे इंटेलिजेंस मशीनों को लगाया है। जाहिर है कि लद्दाख से लेकर उत्तराखंड और अरुणाचल तक चीन चौतरफा साजिश कर रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।